Let us find out electric potential at a point due to a point charge. कोई एक पॉइंट चार्ज लिया जाएगा और उस पॉइंट चार्ज के द्वारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एडिशनल चार्ज को लाया जाएगा. According to the concept of electric potential is nothing but a work done. ये एक वर्क डन होता है. ये क्या होता है? वर्क डन होता है. ये वर्क डन किसी एडिशनल चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाता है. किसके अंदर लाता है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाता है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए एक चार्ज लिया जाएगा. लेट अस कंसीडर दिस चार्ज इज Q. चार्ज इज प्लेस्ड एट पॉइंट O. चार्ज Q इज ए पॉइंट चार्ज and this charge is placed at point O. It produces its own electric field. ये खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. जैसे हम लोग ये चार्ज Q है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से बताते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से बताया जाता है. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया. लेकिन जो एडिशनल चार्ज है, ये एडिशनल चार्ज Q0 इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है. That means it is considered to be at infinity. That means this additional charge Q0 is placed at infinity. So at a certain distance, that means distance x, let us consider this distance is x. X distance पर point M पर चार्ज Q0 को रखा जाएगा. चार्ज Q0 का रखा जाएगा. That means charge Q0 is placed at point M and it is outside an electric field. ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है. That means it is considered to be at infinity. Infinity मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर. आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर. ऐसा नहीं कि वो लास्ट डिस्टेंस पर है. अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के थोड़ा सा ही पास में है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है, then it is considered to be infinity. अब पॉइंट M पर मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, मतलब जो पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, मतलब यहां पर मैं एक पॉइंट ले रहा हूं A जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है और ये पॉइंट O से मतलब चार्ज Q से R डिस्टेंस पर है. A is inside an electric field and it is at a distance R from the charge Q. This Q0 is at infinity. That means it is at a distance x from the charge Q. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है जिसका डिस्टेंस मैंने x लिया है. ये पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है जिसका डिस्टेंस मैंने लिया है R. मतलब R जो डिस्टेंस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो पॉइंट है उसके लिए है और x जो डिस्टेंस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब उस पॉइंट के लिए है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है. तो इसको तो मैं इन्फिनिटी कह रहा हूँ और उस डिस्टेंस को मैंने x माना. आपको पहले बोला इन्फिनिटी मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं, जस्ट आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड. और उसका एक पर्टिकुलर वैल्यू तो होगा, वो डिस्टेंस तो होगा. उस डिस्टेंस को मैंने क्या मान लिया? x. सो इन दिस केस पॉइंट M is outside an electric field and point O is inside an electric field. Point O जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है. That means in this case we have to bring a charge Q0 from point M to point A. मतलब point M से point A पर लाना है. आप यहाँ पर भी ला सकते हो, यहाँ पर भी ला सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी डिस्टेंस पर ला सकते हो. मैंने एग्जांपल लिया कि A पॉइंट है और वहाँ पर मुझे चार्ज को लाना है. चार्ज को लाना इसका मतलब यहाँ से इस तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा. ठीक है, लेकिन फोर्स कौन अप्लाई करेगा? Q. किसके ऊपर अप्लाई करेगा? Q0. तभी तो Q0 इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा. इस फोर्स का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा. मतलब इस जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो आउटसाइड रहेगा, मतलब वो पॉइंट O से
बाहर की तरफ रहेगा, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो डिस्प्लेसमेंट पॉइंट O की तरफ रहेगा। दैट मींस डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब फोर्स भी तो बाहर ही लग रहा है ना, तो फोर्स बाहर लग रहा है तो मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इसको फोर्स ही बना देता हूँ। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अब यहाँ पर हम लोग जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट लेते हैं तो कभी भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट मींस इट इज द वर्क डन। तो कहीं पर भी किसी भी कंसेप्ट में जब किसी भी कंसेप्ट में जब पोटेंशियल को लिया जाता है, चाहे फिर वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो, मैग्नेटिक पोटेंशियल हो, जैसे यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, ठीक है, इसमें हमेशा वर्क डन से ही स्टार्ट करना पड़ता है, क्योंकि पोटेंशियल वर्क डन ही होता है जो कि किसी भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट करता है। इसीलिए यहाँ पर हम लोग वर्क डन का कंसेप्ट लाएंगे पहले। तो पहले वर्क डन का कंसेप्ट लाएंगे, उससे फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट आ जाएगा। तो आपको डिस्प्लेसमेंट Q0 का करना है M पॉइंट से A पॉइंट पर, लेकिन देखो जब M से A तक डिस्प्लेसमेंट होगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवलिंग करना पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पर कंसिडर करता हूँ कि Q0 को डायरेक्ट A पर न लाते हुए मैं इस Q0 का डिस्प्लेसमेंट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करता हूँ और इसको नाम देता हूँ पॉइंट M। तो M से लेकर N तक का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उस डिस्प्लेसमेंट को मैं डिनोट कर देता हूँ dx से। dx इज ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, dx इज ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इट इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज Q0। मतलब जो वर्क डन होगा वो इतने ही डिस्प्लेसमेंट के लिए होगा, ठीक है। आप डिस्प्लेसमेंट अगर स्मॉल ले रहे हो तो वर्क डन भी तो स्मॉल ही होगा, और जब डिस्प्लेसमेंट M से लेकर A तक लोगे तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है तो वर्क भी बढ़ जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर कंप्लीट वर्क डन न बताते हुए स्मॉल वर्क डन से स्टार्ट किया, क्योंकि कोई भी डिस्प्लेसमेंट, जैसे मुझे अगर यहाँ से लेकर वहाँ तक डिस्प्लेसमेंट करना है तो मुझे ये यहाँ से हर पॉइंट को क्रॉस करना पड़ेगा। तो मैंने एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कंसीडर किया और बाद में उसको कंप्लीट मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट कर दिया। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट किसी भी पोटेंशियल के कंसेप्ट में लेना होता है। तो मैंने M से लेकर N तक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिया dx। फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वर्क इज आल्सो स्मॉल, सो इन दिस केस लेट अस राइट द फॉर्मूला फॉर वर्क डन। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा, work done is equal to force into displacement. Now work done is denoted by dW, force is denoted by F and displacement is denoted by dx. मैंने डिस्प्लेसमेंट dx लिया तो वर्क डन भी क्या लेना पड़ेगा, dW लेना पड़ेगा। स्मॉल वैल्यू को शो करने के लिए d लगाया जाता है, ठीक है ना। फिजिक्स में स्मॉल वैल्यू अगर शो करना है तो हम लोग यहाँ पर d लगाते हैं, मतलब वो डेरिवेटिव फॉर्म होता है। मैथमेटिक्स में डेरिवेटिव पढ़ोगे तो वो डेरिवेटिव फॉर्म होता है। तो dW इज इक्वल टू F इंटू dx, ये हुआ। हियर यू हैव टू टेक माइनस साइन, नेगेटिव साइन shows that F and dx, that means direction of force and direction of displacement are opposite। ये दोनों opposite direction में है। फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ठीक है। सो बोथ आर इन opposite direction, this opposite direction shown by the negative sign। so dW is equal to minus F dx। इतना क्लियर है। What is the F? F is the force between Q and Q0। दोनों पॉइंट चार्जेस है और दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है वो होता है कूलम्ब्स फोर्स। दिस कूलम्ब फोर्स इज आल्सो कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो इन दिस केस दिस F इज इक्वल टू, फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k, ठीक है। इसका मतलब मैं यहाँ पर मीडियम ले रहा हूँ अदर देन एयर। अगर एयर होता तो यहाँ पर k का वैल्यू क्या होता 1, तो यहाँ पर फार्मूला होता 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। मतलब ये कंसीडर किया जा रहा है कि Q और Q0 के बीच में एक मीडियम है जो एयर नहीं है। अगर वो एयर होता तो k का वैल्यू क्या दिखता मैं 1, तो फार्मूला बनता 1/4 पाई एप्सिलॉन। बट इन दिस केस वी हैव टू कंसीडर a medium other than air, so you have to write the dielectric constant। so 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k
फर्स्ट चार्ज आप लोग क्या लिखते हो फिर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लिखते हो। तो Q1 मतलब यहाँ पर आ गया Q, Q2 मतलब यहाँ पर आ गया Q0 और R का स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। तो Q और Q0 के बीच में अभी डिस्टेंस क्या है वो देख लो, x है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x स्क्वायर। इज इट क्लियर? लेट अस कंसीडर दिस इज इक्वेशन नंबर 1. Substituting f is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 k q q0 upon x square in equation 1. So equation 1 becomes dw as it is minus then 1 upon 4 pi epsilon 0 k q q0 upon x square and this is multiplied with dx. This is multiplied with dx. Now this is a small work done. ये वर्क डन स्मॉल है जो डिस्प्लेसमेंट dx के लिए है, लेकिन आपको इस वर्क डन को बढ़ाना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया, मैंने d लगाया, इसका मतलब हम लोग डेरिवेटिव फॉर्म लेते हैं। ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन एक्चुअली क्या है, ये इक्वेशन है वर्क डन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज इक्वल टू फोर्स। एक्चुअली ये फॉर्मूला है। डेरिवेटिव फॉर्म क्या होता है, तो डेरिवेटिव फॉर्म होता है d अपॉन dx, d अपॉन dy, d अपॉन dz, d अपॉन dt, ऐसा होता है। दिस इज द फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। आप किसका डेरिवेटिव निकालना चाहते हो वो यहाँ पर आता है। दिस इज द वेरिएबल टर्म, यहाँ पर वेरिएबल टर्म होगा। अगर आपको फोर्स का डेरिवेटिव निकालना है तो आप यहाँ पर f लिखोगे, वर्क डन का निकालना है तो आप यहाँ पर w करोगे, जो भी होगा। तो ये एक्चुअली है d अपॉन dx, ये क्या है यहाँ पर d अपॉन dx। w लगा है, इसका मतलब आप यहाँ पर वर्क का डेरिवेटिव ले रहे हो। इसका डेरिवेटिव ले रहे हो वर्क का। dx is the displacement with respect to displacement, ऐसा है, it is the derivative of work with respect to displacement, ठीक है। now in this case this is the derivative form। अब आपको अगर वैल्यू को बढ़ाना है तो उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है। इंटीग्रेशन वैल्यू को बढ़ाता है, डेरिवेटिव वैल्यू को कम करता है और इंटीग्रेशन वैल्यू को बढ़ाता है। सादे शब्दों में अगर बोला जाए तो इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो ऑन इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेशन पढ़े क्या आप लोग? ऑन इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेटिंग दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। बहुत अच्छे से अगर निकालना है तो ऐसा निकाल सकते हो, ऐसा भी चलेगा, ऐसा भी चलेगा, ऐसा भी चलेगा, ऐसा भी चलेगा, वो ऐसा हो ना, ठीक है। नागोबा जैसा हो ना, कैसा भी चलेगा, छोटा नागोबा बड़ा नागोबा भी चलेगा, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 q q0 अपॉन x स्क्वायर एंड दिस इज dx। अब इंटीग्रेशन में तो वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, तो वैल्यू को कहाँ से कहाँ बढ़ाएंगे? तो वर्क डन 0 से स्टार्ट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क डन w होगा, ठीक है। अब यहाँ पर d किसके साथ लगा हुआ है? x के साथ लगा है, इसका मतलब इंटीग्रेशन उसके हिसाब से होगा, बराबर है। मतलब इस टर्म को देखना पड़ेगा क्योंकि ये वेरिएबल टर्म हो गया। d जिसके साथ लगा वो वेरिएबल टर्म होता है, बाकी सब कांस्टेंट माने जाते हैं। तो यहाँ पर जो लिमिट होगा वो लिमिट कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो लिमिट यहाँ से स्टार्ट हुआ और इस पॉइंट को मैंने कहाँ पर लिया था? इन्फिनिटी। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा इन्फिनिटी, ठीक है। मतलब x इक्वल टू इन्फिनिटी हुआ, ऐसा हुआ वो x इक्वल टू क्या हुआ? इन्फिनिटी। ये अननोन है ना, मतलब एनी डिस्टेंस ऐसा हो गया। तो इन्फिनिटी से हम लोग उसको पॉइंट a पर ला रहे हैं और पॉइंट a कितने डिस्टेंस पर है? r। इसका मतलब आपको r पर लाना है इसको। मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो स्टार्ट कहाँ से होगा? इन्फिनिटी से, और कहाँ तक आएगा? r तक। a पॉइंट तक ही आएगा ना, a के अंदर थोड़ी आ रहा है। इसका मतलब इसका इनिशियल पॉइंट कौन सा हो गया? इन्फिनिटी। और लास्ट वाला पॉइंट कौन सा हुआ? a। और a कितने डिस्टेंस पर है? r। तो इन्फिनिटी टू r हो गया। नाउ दिस इज w। इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x
इंटीग्रेशन ऑफ dy इज y, सो इंटीग्रेशन ऑफ dw इज w। लिमिट सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है। लिमिट सब्स्टिट्यूट करना इसका मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऐसा होता है। अपर लिमिट कौन सा है w, लोअर लिमिट कौन सा है 0। आंसर क्या है आपका w। तो ये ऐसा होता है आपका इंटीग्रेशन dw w आ गया, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज w। तो आंसर ये आया, इसके जगह पर w रखो तो ये w हो गया, माइनस अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट किया माइनस लोअर लिमिट कितना है 0, w की जगह क्या आएगा 0, मतलब आंसर क्या आ गया आपका w। इसलिए मैंने ये लिखा, मतलब लिमिट कोई भी हो, अपर लिमिट कोई भी हो, लोअर लिमिट अगर 0 है तो आंसर आपका अपर लिमिट के बराबर का ही आता है। तो अपर लिमिट w है तो इसलिए आंसर w ही आएगा। हो गया वर्क डन। दिस इज इक्वल टू माइनस चार्ज q एंड q0 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r, जहाँ पर आपको मिल रहा है 1/x² इंटू dx। मैंने x² को अंदर ही रखा क्योंकि यहाँ पर d किसके साथ लगा हुआ है x के साथ, मतलब वेरिएबल कौन हुआ x। तो x के जितने भी टर्म है वो सब वेरिएबल कहलाएंगे। यहाँ पर x का टर्म मतलब 1/x² है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा, जो वेरिएबल होगा उसका इंटीग्रेशन होगा, बाकी सब कांस्टेंट कहलाएंगे। देन व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1/x²। तो 1/x² का इंटीग्रेशन डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं किया जाता, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x⁻² को न्यूमरेटर में लेकर जाना पड़ेगा, q0/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r, ये हो जाएगा x⁻² इंटू क्या हो जाएगा dx। ठीक है, नाउ x⁻² है, न्यूमरेटर में टर्म आ चुका है, तो इंटीग्रेशन ऑफ पावर, ये कंसेप्ट आपको यूज करना पड़ेगा। तो पावर का इंटीग्रेशन कैसे होता है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx इज इक्वल टू x⁻n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 होता है। क्या किया, देखो जो भी पावर है उसमें प्लस 1 करना, डिवाइड में पावर प्लस 1, मतलब समझ लो जो पावर आएगा वही डिनोमिनेटर आएगा, जो पावर आएगा वही डिनोमिनेटर आएगा। अब आपका पावर माइनस हो या प्लस हो, आपको वही यूज करना है। तो ये बनेगा w इज इक्वल टू माइनस q0/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटीग्रेशन ऑफ x⁻² dx। पावर कितना है -2 प्लस 1 कितना होता है -1, मतलब x का पावर कितना हो गया -1, डिवाइड में भी उतना ही आएगा। आपने इंटीग्रेशन x⁻² का किया, मतलब 1/x² का किया, लिमिट सब्स्टिट्यूट हुआ नहीं है, सो लोअर लिमिट इज इंफिनिटी एंड अपर लिमिट इज r। ठीक है, तो लिसन w इज इक्वल टू, क्या माइनस है, माइनस और ये माइनस हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा q0/4 पाई एप्सिलॉन 0 के x⁻⁻1, दैट मींस 1/x, एंड दिस इज इंफिनिटी टू r। इंटीग्रेशन हमने 1/x² का किया था, तो 1/x² का इंटीग्रेशन 1/x हो गया। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इन प्लेस ऑफ x, वेरिएबल x है तो x के जगह पर आप लोग लिमिट सब्स्टिट्यूट करो। अपर लिमिट इज r माइनस लोअर लिमिट इज इंफिनिटी, 1/∞ इज इक्वल टू 0, तो बचा क्या यहाँ पर 1/r। सो w इज इक्वल टू q0/4 पाई एप्सिलॉन 0 के into 1/r। Now this is the formula for work done. This is the work done. Here you have to find the electric potential, and basic formula for the electric potential is the work done per unit charge. Electric potential is
V is equal to W upon Q0 and therefore V is equal to Q0 upon 4 pi epsilon 0 K 1 upon R, and this is divided by Q0. ठीक है, Q0 cancel, and here you will get V is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 K Q upon R, and this is the formula for electric potential. अरेंज किया मैंने इसको, ठीक है, Q को यहाँ पर लेकर गया तो Q upon R हो गया, बचा हुआ 1 upon 4 pi epsilon 0 K. Now in this case, this is the formula for electric potential, but here you have to show the relation between electric potential and the distance. 1 upon 4 pi epsilon 0 is constant, Q is also constant, and therefore V is inversely proportional to R. ठीक है, ये टर्म कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट हो गया. अब कांस्टेंट को हटाओगे तो इक्वालिटी हटेगा और उसके साथ में क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा, मतलब उसकी जगह प्रोपोर्शनैलिटी आएगा, और ये बचा 1 upon R. So there is inverse relation between V and R. Any doubt?